हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई आप सभी। आई होप ऑल वेल। भाई जैसा कि आपको पता था, मैंने इन्फॉर्म किया था कि हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम लक्ष्मीकांत से। लक्ष्मीकांत जो 2027 एज वेल 28 की तैयारी कर रहे हैं ना, उन सभी के लिए हम पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं भाई। उसका सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज इसको कवर करते हैं भाई। इसको ना पार्ट्स में कवर करेंगे भाई। जैसा ही मैंने आपको वीडियो में बताया था ना कि जैसे आज एक टॉपिक पढ़ेंगे, कल उसके एमसीक्यूज करेंगे। ऐसे हम ना एक टॉपिक को भाई कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे आपको प्री सीरीज भी मिल जाएगी 2026 के लिए, एज वेल एज 10 मिनट करंट अफेयर सीरीज भी मिल जाएगी, एज वेल एज पॉलिटी की सीरीज भी आपको यहीं पे मिल जाएगी भाई। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए। पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी भाई हिंदू की, प्लस में इंडियन एक्सप्रेस, और जो भी मेरे क्लास नोट्स है ना, इनकी पीडीएफ भी आपको यहीं पे मिल जाएगी। और जो भी भाई यूपीएससी से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, उनकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। एक भाई ने भाई कमेंट किया था कि नोट्स के रिगार्डिंग सब्जेक्ट मेंशन करो, विदाउट सब्जेक्ट में किस चीज़ के नोट्स प्रोवाइड करवाऊँ भाई। तो आप है ना कमेंट करते वक्त सब्जेक्ट बता दिया करो कि इस सब्जेक्ट के नोट्स की नीड है। मैं उनको ना फिर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई। सबसे पहले देखते हैं भाई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का मतलब, जैसे आपको पता होगा, हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था भाई, जो हमारे ब्रिटिश ने रूल किया था ना हमारे ऊपर। उससे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रभावित हुआ ना, जो भी इफेक्ट आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चैप्टर हमको उसके बारे में बताता है। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या भाई। सबसे पहला 1600 में जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको एक चार्टर मिला था जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, उनको। और उस चार्टर में क्या था, उस चार्टर में ये था कि जो एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स थे ना, कि जो हमारी ईस्ट इंडिया एक प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पे जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनको एक चार्टर मिल गया था भाई। क्या मिला था, एक चार्टर मिला था जो क्वीन एलिजाबेथ थी। उस चार्टर में ये था, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको फुली ट्रेडिंग राइट थे इंडिया के साथ। क्या थे उसको, ट्रेडिंग राइट्स थे भाई। ऐसे करके जो हमारे ब्रिटिश थे ना, वो हमारे इंडिया में आए थे। और 1765 में उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए थे। 1765 में कैसे, जो हमारा 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना, बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें हमारे 3 लोग थे। एक तो थे हमारे मुगल एम्परर, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल। ये तीनों ने मिलकर वर्सेस ब्रिटिश के खिलाफ एक वॉर किया था भाई। उसमें है ना ये तीनों हार गए थे। उसके बाद है ना, तीनों आ गए थे, मतलब मुगल एम्परर जो कि अपने टाइम पे पीक पे था। अगर मुगल एम्परर आ गया तो उसके बाद है ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में ये था कि जो हमारे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा थे ना, उनकी दीवानी राइट्स, जो दीवानी राइट्स थे ना, वे सभी उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे भाई। दीवानी राइट्स मतलब जितने भी उनको रिवेन्यू कलेक्शन के राइट थे ना, और जो भी सिविल जस्टिस के राइट थे, वे सभी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गए थे। आप एज्यूम कर सकते हो कि अगर कोई भी जैसे प्राइवेट कंपनी, जैसे सैमसंग हो गया भाई, जो सैमसंग अब इंडिया में ट्रेड करता है, कल को वही हमारे पास वही रिवेन्यू कलेक्ट करने लग जाए, और वही हमारे सिविल जस्टिस, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन, उनको कंट्रोल करने लग जाए, तो कैसा होगा भाई। वही इस टाइम पे हो रहा था 1765 में। क्या हो रहा था कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनके पास सारे ट्रेडिंग राइट्स उनको मिल गए थे भाई। ट्रेडिंग राइट्स एज वेल एज रिवेन्यू राइट्स, और जो भी सिविल मैटर थे ना हमारे इंडिया के, वे उनके पास मिल गए थे भाई। और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, जो पोस्ट ऑफ 1857 सिपाही म्यूटिनी, द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल। जो हमारे अब तो हमारे पास 1857 तक, 1857 तक हमारे पास ऊपर किसका रूल था भाई, टिल 1857 तब तक हमारे ऊपर रूल करे थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी, जो किसके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। वहां पे जो ब्रिटिश में क्वीन थी ना, जो हमारे ब्रिटिश में जो मोनार्क था, उसके द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। बट 1857 के रिवोल्ट के बाद, जो 1857 में रिवोल्ट हुआ ना, उसके बाद 1858 से जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसका रूल खत्म करके जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था ना, जो इंग्लैंड में बैठा था, जो ब्रिटिश में बैठा था, जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था, उसका रूल, डायरेक्ट रूल स्टार्ट हो गया हमारे ऊपर। आपको समझ में आया क्या था
सबसे पहला तो चलिए बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो हमारा 1600 था, 1600 में उन्हें एक चार्टर मिला भाई क्वीन एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि उनको ना ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे हमारे इंडिया के, कि वे इंडिया में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले ये क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आता हमारा 1765। 1765 में उन्हें क्या मिले भाई, दीवानी राइट्स। क्या मिले, दीवानी राइट्स। ये आपका जो चैप्टर है ना, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से लिंक करता है। जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री होगी ना, मॉडर्न हिस्ट्री, सो उसके साथ लिंक करता है भाई। ये इसको आप यहाँ पे भी पढ़ोगे एज वेल एज हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ोगे। सो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या हमारा ये लिंक करता है भाई। सो 1765 में हमें दीवानी राइट मिल गए उनको, किसके भाई, बंगाल के, बिहार के, एज वेल एज उड़ीसा के। तो इन तीनों जगह के उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए। क्यों, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और एज वेल एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। तो उसके बाद उनको दीवानी राइट्स मिल गए। अब आता टाइम 1858 का, जब 1857 में हमारी सिपाही म्यूटिनी हुई ना, जो हमारा रिवोल्ट हुआ, जो हमारा 1857 में रिवोल्ट हुआ, उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसका रूल खत्म करके जो हमारा ब्रिटिश क्राउन है ना, जो हमारा ब्रिटिश क्राउन है, जो हमारा ब्रिटिश मोनार्क है, उनका डायरेक्ट कंट्रोल, जो उनका डायरेक्ट कंट्रोल था वो किस पर आ गया भाई, वो डायरेक्ट कंट्रोल आ गया इंडिया पे। सो अब क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो 1600 में क्या हुआ भाई, उन्हें चार्टर मिला, ट्रेडिंग राइट्स मिले इंडिया पे। 1765 में क्या हुआ भाई, उन्हें दीवानी राइट्स मिले आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जो हमारा बैटल ऑफ बक्सर था ना, जो हमारे मुगल थे, नवाब ऑफ अवध, नवाब ऑफ बंगाल थे, इन तीनों बीच में वर्सेस ब्रिटिश। तो इसमें ब्रिटिश जीत जाते हैं भाई। उसके बाद उन्हें दीवानी राइट्स मिलते हैं भाई। और 1858 में क्या हुआ, 1857 में जो हमारी सिपाही म्यूटिनी हुई ना, जो हमारा रिवोल्ट हुआ 1857 का, सो उसके बाद है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक प्राइवेट कंपनी थी, उसका ट्रेड खत्म, उसका रूल खत्म करके जो हमारा ब्रिटिश क्राउन है ना, जो हमारा ब्रिटेन में बैठा था उस टाइम पे, उनका डायरेक्ट कंट्रोल हुआ हमारे इंडिया के ऊपर। क्या हुआ, ब्रिटिश कंट्रोल का जो डायरेक्ट कंट्रोल 1858 में उनका डायरेक्ट कंट्रोल हो गया भाई। और 1997 में आज़ादी मिल गई। सो अब देखते हैं भाई फेज ऑफ ब्रिटिश रूल। सबसे पहला कंपनी रूल और फिर क्राउन रूल। 1858 में जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि क्राउन रूल स्टार्ट हो गया था। जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उसका रूल खत्म करके क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया था। तो इसको पढ़ेंगे हम पार्ट 2 में। अब पढ़ेंगे हम पार्ट 1 कंपनी रूल। कंपनी रूल जो हमारा 1773 से 1858 तक का रूल है ना, उसको पढ़ेंगे, जिसमें हमारे ऊपर कौन रूल कर रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। कौन रूल कर रहा है भाई हमारे ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही है। तो उसके रिगार्डिंग ना हमारे पास कुछ ये थे, हमारे पास कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आए। जो ये रेगुलेटिंग एक्ट थे ना, ये थे ब्रिटिश क्राउन के। क्या थे ये, ब्रिटिश क्राउन ने जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल लेके आए थे। सो इन्हीं का डिस्कस है इनमें आपको क्या बताना चाहिए भाई, इनसे यूपीएससी डायरेक्ट प्री में क्वेश्चन पूछता है भाई, और एवरी ईयर क्वेश्चन पूछता है। कल हम जब इसके एमसीक्यूज करेंगे ना, तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई। सो रेगुलेटिंग एक्ट क्या भाई, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो भी हमारा जो ब्रिटिश में क्राउन बैठा था, तो उनका फर्स्ट स्टेप था कि जो कंपनी है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए, सो कंपनी को रेगुलेट करना था। सो जैसा जो कंपनी ना, जो कि हमारा प्रॉफिट गेन कर रही थी, जो भी मार्जिन कर रही थी, सो उसको ना रेगुलेट करने के लिए सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने जो रूल लाया वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी भाई, फर्स्ट ब्रिटिश लॉ टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो सबसे पहला ब्रिटिश लॉ था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में लाया गया था भाई। रिकॉग्नाइज एज पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ऑफ द कंपनी। जो इसके कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूल थे ना, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेड फाउंटेन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इसके की फीचर्स क्या थे भाई, सब यही चीज हमें पता होना चाहिए, और ये यूपीएससी पूछती है भाई। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। इसने सबसे पहले क्या किया भाई, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे ना, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। तो सबसे पहले क्या किया, जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना,
एक मिनट भाई, ये हमारा इंडिया हो गया, यही साइड बंगाल हो गया, यहाँ पे मद्रास हो गया और यहाँ पे हो गया बम्बई। तो 3 जगह आती है हमारे ब्रिटिश के लिए, एक तो ये मद्रास, इधर हमारा बम्बई हो गया और इधर हो गया हमारा बंगाल। सो यहाँ पे थे ये 3 प्रोविंस थे इंग्लिश के, जो हमारे ब्रिटिश थे उनके, और इनको ना तीनों को गवर्नर कंट्रोल करते थे भाई, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। सो जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना 1773 में, जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने ना, प्लस में इनकी 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई भाई। अब ये जो हमारे बंगाल के गवर्नर थे ना, जो पहले गवर्नर बने भाई कौन थे, हमारे लॉर्ड वारन हेस्टिंग। सो यहाँ से प्री में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे वो कौन बने भाई। और सबऑर्डिनेशन प्रेसिडेंसी, जो भी ये गवर्नर ऑफ मद्रास और जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, ये इसके क्या बना दिए गए भैया, इसके सबऑर्डिनेट बना दिए गए कि सबसे सीनियर कौन हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और उसके सबऑर्डिनेट कौन हो गए, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे। आयो भाई आपको क्लियर हुआ होगा। सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास मेड सबऑर्डिनेट टू गवर्नर ऑफ बंगाल। अर्लियर ऑल 3 वर इंडिपेंडेंट, पहले तीनों इंडिपेंडेंट थे। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे सीनियर, क्या हो रहा है ये तो आपने पता लग गया। अब इसके बाद क्या हुआ, 1773 में, जो मैं स्लाइड लिख रहा हूँ ना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, आप नोट्स बना सकते हो। 1773 में क्या हुआ भाई, सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या था भाई, जो रेगुलेट करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो इसमें क्या हुआ, ये हमारा इंडिया हो गया, यहाँ पे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इसको एम से डिनोट कर रहा हूँ मैं, इसको बी से, एंड इसको बंगाली लिख देता हूँ। सो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या लिया हमारे जो ब्रिटिश क्राउन, उन्होंने जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और प्लस में इनकी 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई भाई, 4 मेंबर की काउंसिल बना दी गई। सो और जो हमारे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो थे ना, वे इसके सबऑर्डिनेट, जो हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल प्लस में मद्रास, ये इसके क्या बना दिए गए भाई, सबऑर्डिनेट बना दी गई। मतलब सीनियर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके नीचे गवर्नर ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता भी एस्टेब्लिश किया गया भाई 1774 में। क्या किया गया, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता थे ना, उसको भी एस्टेब्लिश किया गया, कंस्टिट ऑफ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। पहले हमारे पास एक चीफ जस्टिस है और हमारे एक CJI प्लस में 3 अदर जज। और अब प्रेजेंट में हमारे पास कितने जज हैं भाई सुप्रीम कोर्ट में, सो आप उसका कमेंट में बताइए, ठीक है भाई। सो सबसे पहले 1773 में क्या हुआ भाई, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वे सीनियर बना दिए गए, और जो गवर्नर ऑफ मद्रास प्लस में बॉम्बे वे उनके सबऑर्डिनेट बनाए गए भाई, पहला पॉइंट ये। दूसरा, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ, प्लस में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसकी 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई भाई। अगला है प्रोहिबिट फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड, जो हमारे प्राइवेट ट्रेड होते थे ना, जितने भी जो भी कंपनी के मर्चेंट थे वे अपना खुद का ट्रेड करते थे, तो ये बंद कर दिया भाई। एक्सेप्टिंग गिफ्ट, ब्राइब एंड प्रेजेंट फ्रॉम इंडियंस, जो भी जिनके भी इंग्लिश के साथ अच्छे रिलेशन थे ना, तो वे है ना उनके साथ अपना ट्रेड करते थे। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने गिफ्ट को, ब्राइब्स को और प्रेजेंट को बंद कर दिया गया। जो भी इंडियंस के जो राजा महाराजा थे ना, वो उनको नहीं ले सकते भाई। स्ट्रेंथनिंग द क्राउन कंट्रोल, जो भी ब्रिटिश क्राउन था ना उसका जो कंट्रोल था वो उसको इंक्रीज कर दिया गया। एज वेल एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो हमारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ना, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उसको गवर्न करने थे वो कौन थे भाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे। उनको है ना एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी, रिवेन्यू की, सिविल की, मिलिट्री अफेयर की, टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो भी ब्रिटेन में गवर्नमेंट बैठी थी ना, जो हमारा ब्रिटेन था, तो उसमें जो भी
मोनार्क बैठा था ना, उसको जो सीओडी है ना, उसको अपनी रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट थी वो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। सीओडी कौन था? जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ना, जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी गवर्निंग बॉडी थी हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपनी रिपोर्ट कहाँ सबमिट करनी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट सबमिट करनी थी अपनी ब्रिटेन में। कौन सी रिपोर्ट भाई? रेवेन्यू की, सिविल की एंड मिलिट्री अफेयर्स की। तो ये था हमारा 1773 का, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आया अभी पहले। अगला भाई हमारा अमेंडमेंट एक्ट 1781। जितने भी 1773 के एक्ट में जो भी लूप होल्स रह गए थे ना, जितने भी लूप होल्स थे, उनको कवर करने के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट आया? 1781 का अमेंडिंग एक्ट आया। अमेंडिंग एक्ट, इस नाम से ही पहचान गए होंगे, अमेंडिंग एक्ट मतलब जो भी कमियां थी ना उसको ठीक करने के लिए 1781 में हमारे पास एक्ट आया। टू रिमूव डिफेक्ट ऑफ द, जो भी डिफेक्ट थे ना 1773 में, उनको रिमूव करने के लिए। की फीचर क्या थे भाई? जो जुरिडिक्शनल एग्जाम्पशन थे, जो गवर्नर जनरल थे और उनकी काउंसिल थी, वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो भी जुरिडिक्शन थी, अब तो अब क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम सब आते हैं भाई, कोई गवर्नर हो गया, कोई भी हमारे गवर्नर हो गए, कोई पीएम हो गया, कोई सीएम हो गया, सभी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आते हैं भाई। बट उस टाइम क्या था, जो भी काउंसिल थी प्लस में गवर्नर जनरल थे, वो एग्जेम्प्टेड थे भाई, मतलब वे जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनके ऊपर जुरिडिक्शन नहीं कर सकता। और कंपनी सर्वेंट ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, जो कंपनी के सर्वेंट थे, जितने भी आईएएस ओएएस थे उस टाइम पे, वे सभी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट थे ना उसकी जुरिडिक्शन से बाहर थे। एज वेल एज रिवेन्यू मैटर एक्सक्लूडेड फ्रॉम, जो भी रिवेन्यू मैटर्स थे वे सभी सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर थे। सो ये था हमारा 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसमें क्या था, जो जुरिडिक्शन एग्जाम्पशन मिल गई थी, जो भी गवर्नर जनरल थे वो उससे बाहर कर दिए थे भाई सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से। और जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, जो भी रिवेन्यू के मैटर थे, सभी जो सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन थे ना उनसे बाहर कर दिए गए थे भाई। अब आता हमारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। हमने कौन सा पढ़ लिया भाई? 1773 पढ़ लिया, 1781 पढ़ लिया, अब आ गया 1784। हमने 3 पढ़ लिए हैं भाई, और इनके है ना कल एमसीक्यूज करेंगे, ठीक होने चाहिए सभी के। सो पिट्स कौन थे भाई? पिट्स है वहां पे जो भी हमारा ब्रिटिश मोनार्क था ना, वहां पे प्राइम मिनिस्टर, एक नए प्राइम मिनिस्टर आए जो कि पिट्स थे हमारे। सो इट इंस्टीट्यूशनलाइज सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो भी सेंट्रल ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना उन्होंने इनके रिगार्डिंग काम किया भाई। इनका पर्पज क्या था? टू एड्रेस द कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अंडर कंपनी रूल एंड क्रिएट ए डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट कब आई भाई? 1784 में। डायरेक्ट परी का क्वेश्चन भाई हो गया। जो भी इस टाइम पे क्या था, जो हमारे कंपनी के सर्वेंट थे ना उन्होंने ब्रिटिश क्राउन से वो लिया था, लोन लिया था। सो उसकी जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ना उसमें कंपनी में, उसको एड्रेस करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए जो भी इन्होंने एक्शन लिए ना, जो पिट्स इंडिया एक्ट में थे, उनको हमारे इस एक्ट के अंडर बताया गया है। सो डिवीजन फंक्शन क्या थे भाई? क्लियरली डिस्टिंक्शन मेड बिटवीन, जो कमर्शियल फंक्शन थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन है? देखो यहाँ पे, ये देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कौन था? जो कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ना, ये जो भी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये इनको क्या दे दिया गया भाई? जो कंप्लीट कमर्शियल फंक्शन था ना इनका, कमर्शियल फंक्शन किसको दे दिया भाई? गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। पॉलिटिकल फंक्शन किसको दिया गया भाई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बनाया गया, जिसको जो कंपनी के पॉलिटिकल फंक्शन थे ना उनको, सारे फंक्शन को बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। और इंट्रोड्यूस डबल गवर्नमेंट सिस्टम, इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्री में आ सकते हैं। सबसे पहले क्या हुआ भाई, बताता हूँ भाई आपको। 1773, 1781, अब आ गया 1784। 1773 में क्या पढ़ा था? जो हमारे गवर्नर जनरल वाले हो गए। 1781 में जो भी कमियां थी उनको पूरा कर दिया गया भाई। 1784 में अब आता नया, इसमें क्या गया भाई? जो भी कंपनी में इंस्टेबिलिटी थी ना, जो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उनको एड्रेस करना था भाई। उनको एड्रेस करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया भाई? डुअल गवर्नमेंट्स लाई गई। डुअल गवर्नमेंट्स कैसे लाई गई? सबसे पहले जो सीओडी था एज वेल एज एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक नया वो बनाया गया जिसको क्या कहते हैं हम? बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो अब क्या करेगा, जो भी कमर्शियल फंक्शन थे ना कंपनी के, जितने भी कमर्शियल फंक्शन थे उनको कंट्रोल करेगा। और जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन थे ना, जितने भी पॉलिटिकल फंक्शन थे अब उनको कौन करे, कंट्रोल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि एक ब्रिटिश क्राउन के अंडर काम करेगा भाई। उन्होंने जो जब उन्होंने लोन मांगा तो जो हमारा ब्रिटिश क्राउन था उन्होंने ये कहा कि तुम एक प्राइवेट कंपनी हो भाई, तुम्हें पॉलिसी मेकिंग नहीं आती भाई। तो इसी के रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाए गए, एज वेल एज ड्यूल गवर्नमेंट का सिस्टम लाया गया भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट प्री में आ सकता भाई। क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखा क्रिएशन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नया बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो कि कंपनी की पॉलिटिकल जो भी मैटर्स थे ना उनको कंट्रोल करेगा, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंपनी। 6 मेंबर थे भाई इसमें, इंक्लूडिंग चांसलर ऑफ एग्जीक्यूशन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जितने भी ये थे ना 6 मेंबर थे, याद रखना भाई। सुप्रीम कोर्ट वेस्टेड इन क्राउन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया ना उसके पास क्या पावर थे भाई, सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, जो भी कंपनी के सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स थे उनको सुपरवाइज करना, एज वेल एज ओवरसी रिवेन्यू ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया, जो भी ब्रिटिश की टेरिटरी थी ना उनमें जो भी रिवेन्यू ऑपरेशन थे ना उनको देखना भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ये काम थे भाई। सो दूसरा क्या गया, जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, जो भी क्राउन में बैठी थी, जो भी ब्रिटेन में बैठी थी, उन्होंने जो कंपनी के जो कंट्रोल था ना वो पूरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर ले लिया था भाई इस टाइम पे। अगला आता हमारा चार्टर एक्ट 1793। ये आपको समझ में आ गया भाई 1784 का। इसमें क्या किया भाई, जो भी कंपनी जो भी मतलब कंट्रोल कर लिया था एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, जो भी सबसे पहला कंट्रोल था ना 1784 में किया गया भाई, जो भी पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत। सो ये हमारा पिट्स इंडिया एक्ट, जो इसमें हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए, जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ना, एज वेल एज जो भी मिलिट्री अफेयर्स थे, जो भी रिवेन्यू के ऑपरेशन थे, वे सभी जो हमारा ब्रिटिश क्राउन है ना वो कंट्रोल करेगा। एज वेल एज ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनी अफेयर, जो भी कंपनी के भाई अफेयर थे ना उन पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंप्लीट कंट्रोल आ गया था भाई। अगला था भाई हमारा चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट क्या था, जो भी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर मिला था ना भाई ट्रेडिंग का, अब उसको रिन्यू करने के लिए चार्टर एक्ट आया 1793 का। द एक्ट वॉज पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फ्रॉम अनदर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक जो भी चार्टर था ना, जो भी ट्रेडिंग राइट्स थे कंपनी के पास, उनको एक्सटेंड कर दिया गया भाई, इसलिए चार्टर एक्ट 1793 आया। It did not make any significant change in the structure of government but clarified the consolidated the existing provisions। इसने कुछ खास चेंज नहीं किया। इसके की फीचर देख लेते हैं भाई। एक्सटेंशन ऑफ ओवरराइडिंग पावर, द ओवरराइडिंग अथॉरिटी earlier granted the Lord Cornwallis and his council was now extended to all future governors, governor generals and governor of regent। जो भी था मतलब क्या है इसमें कि जो हमारे गवर्नर जनरल थे ना बंगाल के, उनके पास जितनी भी पावर थी ना, जो भी ओवरराइडिंग पावर थी, अब वो ना सभी गवर्नर जनरल के पास बता दी गई थी भाई। मतलब क्या किया, जो जितने भी फ्यूचर गवर्नर जनरल थे ना उनकी जो काउंसिल उनको सलाह देंगे वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो मानने ही मानने, उनको ओवरराइड भी कर सकते हैं भाई। 1773 में जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल बनाई थी ना 4 मेंबर की, वो उनको सलाह देते थे भाई, तो वो उसको ना जब उनके पास ये पावर नहीं थी कि वो उसको ओवरराइड कर दें, तो अब 1793 में क्या हुआ, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके पास ये पावर थी कि वो उसको ओवरराइड कर दें। एज वेल एज ये पावर सभी जितने भी फ्यूचर में गवर्नर जनरल आएंगे ना उन सभी पे अप्लाई होती थी भाई। इंक्रीज द सेंट्रल अथॉरिटी, जो गवर्नर जनरल वॉज गिवन ए ग्रेटर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट एंड सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। जो गवर्नर जनरल थे मतलब सबसे जो सुपीरियर थे ना उस टाइम पे थे, जो हमारे गवर्नर जनरल थे वे सुपीरियर थे, उनके पास सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी या मतलब पावर थी भाई। एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ, मतलब जितने भी उनके सब ऑर्डिनेट थे ना, जो हमारे बॉम्बे मद्रास एज वेल एज बॉम्बे के गवर्नर थे, उन पे सभी के बाद सबसे ज्यादा पावर किसी के पास थी भाई, जो हमारे गवर्नर जनरल हैं इनके पास थी भाई। ये था हमारा 1793 का। अब इसके 20 साल के बाद आएगा चार्टर एक्ट 1813। 1813 इंपॉर्टेंट है भाई, इसके क्या फीचर थे भाई, इंपॉर्टेंट है।
इसमें भी जो हमारा 20 साल के लिए जो भी चार्टर था ना उसको इंक्रीज कर देंगे। इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी मोनोपोली थी ना ट्रेड में ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको इन्होंने खत्म कर दिया गया था। इन इंडिया एक्सटेंड द कंपनी मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परी की स्टेटमेंट है, बताता हूँ आपको। डायरेक्ट परी क्या स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो 1830 ने क्या किया, जो भी मोनोपोली थी ना ट्रेड में, जो और भी ट्रेडिंग कंपनी थी ब्रिटेन में, उनको भी एक स्टेप दिया गया कि वो इंडिया में जाके ट्रेड कर सकती हैं। इनकी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया। बस किस चीज में मोनोपोली रखी थी, एक तो चाइना के साथ ट्रेड में, एज वेल एज जो टी के साथ ट्रेड थी ना उसमें, ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी विद इंडिया। जो भी मेन चीज थी ना उस टाइम पे, जो हमारी टी थी एज वेल एज जो ओपीएम की सप्लाई हो रही थी चाइना में, वो उसमें एग्जेम्प्ट करके और सभी के लिए ओपन कर दिया गया भाई इंडिया को। दस ट्रेड विद ऑल commodity expect tea was thrown open to all British subjects. This lasted till 1833 when next Charter Act abolished the trade of company. It asserted the sovereignty of British Crown over the company territory in India. देखो यूपीएससी प्री 2019 में जो भी कंपनी की जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, जो भी हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट एसेटेड द सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। जो ब्रिटिश क्राउन थी ना उसकी कंप्लीट सोवरन हो गया था भाई, मतलब कंप्लीट कंट्रोल हो गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना उनकी टेरिटरी पर। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम जो क्रिश्चियन मिशनरी थी ना, जो भी रिलीजियस पर्पज से इंडिया में आई थी, जो भी रिलीजियस पर्पज से इंडिया में आई थी, उनको एंट्री करने का लिए एक मौका दिया गया भाई। इट प्रोवाइड सेपरेट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, जो भी वेस्टर्न एजुकेशन सेपरेट करने के लिए दिया गया। सो आप देख रहे हो जो 1813 है कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो हमारा 1813 का एक्ट है उसने सबसे पहले क्या किया भाई, यहाँ पे लिखता हूँ भाई, सबसे 1813 लिख दिया। सबसे पहले भाई मोनोपोली को एंड कर दिया गया, एक्सेप्ट किसमें, टी में प्लस में चाइना के साथ ट्रेड में। उसके बाद जो हमारी ब्रिटिश क्राउन थी उनका कंप्लीट कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। एसेटेड द सोवर्निटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। उसके बाद क्रिश्चियन जो भी रिलीजियस मिशनरीज थी वे आए टू कम पीपल एंड इंडिया प्रपोज द एनलाइटमेंट टू द पीपल। मतलब जो रिलीजियस कन्वर्जन थे ना उनके खिलाफ, मतलब सबसे पहले जो रिलीजियस कन्वर्जन आए, जो भी कन्वर्जन होने थे, सो उनके रिगार्डिंग इनको एंट्री दी गई। उसके बाद जो हमारा वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको सेपरेट किया गया भाई। इट ऑथराइज लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन दे कुड पनिश देम, कुछ नहीं भाई। It authorized local governments in India to impose tax on persons. They could also punish the person who, मतलब जो भी उनको टैक्स नहीं देंगे ना तो वो उनको पनिश कर सकते हैं भाई। ये था 1813 में। सो ये आपके लिए क्वेश्चन है, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंडियन अफेयर एस्टेब्लिश्ड इन द ब्रिटेन टू सुपरवाइज ईस्ट इंडिया कंपनी। बताइए भाई जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कब आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 18, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी। 1773 तो पढ़ा है। 1773 में हमारा सीओडी था, जो भी कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी ना वो। और 1784 में एंड 1781 में क्या था भाई, हमारा अमेंडिंग एक्ट था। 1784 में सबसे पहले डुअल गवर्नमेंट्स आई थी और डुअल गवर्नमेंट्स में सीओडी एंड बीओडी ये दोनों आए थे। सीओडी के पास कमर्शियल फंक्शन थे, बीओडी के पास जो भी पॉलिटिकल फंक्शन थे ना कंट्री के, वे थे भाई। सो ये रहा, कंसोलिडेट करके बता दिया भाई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एस्टेब्लिश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी। पिट्स में क्या हुआ था भाई, डिफाइन ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भी पॉलिटिकल एंड कमर्शियल अफेयर थे उनको डिफाइन कर दिया गया था भाई। डुअल सिस्टम ला दिया गया था। चार्टर एक्ट 1793 का क्या था भाई, ओवर राइडिंग द पावर ऑफ ऑल गवर्नर जनरल, जो जितने भी गवर्नर जनरल थे ना उनकी ओवर राइडिंग पावर दे दी गई थी भाई। जो 20 ईयर के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया था ट्रेड में। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे पेड थ्रू इंडियन रेवेन्यू, जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे ना, जो भी जिनको पेड किया जाएगा, जो भी इंडिया से रेवेन्यू जनरेट होता है ना उनसे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे ना जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को कंडक्ट कर रहे थे थ्रू ब्रिटिश क्राउन, सो उनको इंडिया के रेवेन्यू से सैलरी दी जाएगी भाई। अगला हमारा 1813 मोनोपोली
इन ट्रेड एबलिस्ट, जो भी मोनोपोली थी ना एक्सेप्ट टी और चाइना के साथ, उसको एबलिस्ट कर दिया गया था। क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए थे भाई। एजुकेशन ग्रांट 1 लाख फॉर जो भी जितने भी एजुकेशन थी ना, इसीलिए उन्होंने जो वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड किया था इंडिया में, क्योंकि जो एजुकेशन पे उनको 1 लाख रुपया खर्च करना था भाई। इसी के रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन का वो ले के आए थे वो, कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करेंगे इंडिया में। 20 ईयर एक्सटेंशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ना उसके एक्सटेंड कर दिया भाई 20 ईयर्स के लिए। सो ये थी भाई आज की क्लास। कल इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज लेके आएंगे भाई। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एज वेल एज पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। थैंक यू एवरीवन।